दूसरे फोकस से पास होती है। इसको हम रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कहते हैं। समझ में आ गई बात? सारे के सारे बच्चों को याद रहेंगी ये दो प्रॉपर्टी। इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। लेकिन पहले इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। तो इसेंट्रिसिटी कितनी आ जाएगी यार? सर अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास इसेंट्रिसिटी का वैल्यू आ जाएगा a बाई 6 बी स्क्वायर प्लस 3248 इज इक्वल टू 16b। तो सॉल्व करते हैं तो कितना आता है? बी स्क्वायर माइनस 16 प्लस 48 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया? इसके अगर मैं सम ऑफ द रूट्स के बारे में बात करूँ तो 16 है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बारे में बात करूँ तो 48 है। हेलो बच्चों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं हूं आपका अपना अरविंद सुथार। स्वागत करता हूं आपका रफ्तार बैच के लेक्चर नंबर 8 ऑन कोडिंग सिस्टम, जिसके शुरुआत करने से पहले लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा कि सारे के सारे बच्चे 2 मिनट का होंगे। तो आज हमारा टॉपिक एलिप्स खत्म होने वाला है। बहुत खुशी हो रही है ये कहते हुए एलिप्स आज के बाद। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हम इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं। इनफैक्ट मेजर फोकस हमारा जो रहेगा वो जेई के क्वेश्चंस पे रहेगा, बिकॉज आज का हमारा जो एजेंडा है वो 3 चीजें कवर करने का है। सबसे पहली बात हम करेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट्स। दूसरी बात हम करेंगे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच वी शुड रिमेंबर अबाउट एनी एलिप्स, एंड एट द एंड वी गोना डू जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड दैट टू ऑफ द रीसेंट ईयर्स, राइट? तो आई होप कि सारे के सारे बच्चे रेडी हैं। मैं भी रेडी हूं। चलिए चलते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया के अंदर और मचाते हैं। पेयर ऑफ टेंजेंट्स ये वही चीज है जो हमने सर्कल्स के अंदर करी है, ये वही चीज है जो हमने पैराबोला के अंदर करी है, ये एग्जैक्टली वही चीज है जो कि हम एलिप्स के अंदर भी करना चाहते हैं। देखिएगा जरा ध्यान से। मान लीजिए कि अगर आप लोगों को ये एक एलिप्स दिया हुआ है, तो इस एलिप्स की एक्सटर्नल पॉइंट से मैं कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं? सर आपने पिछली क्लास के अंदर बताया था एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल, किसी भी पैराबोला, किसी भी एलिप्स के ऊपर अपन 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, राइट है कि नहीं है? तो अगर मान लीजिए ये पॉइंट P है और यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A है, यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, तो ये जो चीज मेरे पास आ रही हैं PA एंड PB, दीज आर नथिंग बट टैंजेंट्स, पहली बात। दूसरी बात, अब देखिए मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस वन, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है? जॉइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स या पेयर ऑफ टेंजेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर भी सेम फंडा होगा। इन ऑर्डर टू राइट डाउन P एंड S1 वी विल बी यूजिंग दिस एक्सटर्नल पॉइंट P, पहली बात, एग्जैक्टली सेम, राइट? यस। यहां पर मैं एक चीज और बता देता हूं, हालांकि वह चीज आप लोग जानते भी होंगे कि मान लीजिए ये टेंजेंट आप लोगों के पास ऐसी आई a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो इसी को हम डिनोट कर सकते हैं क्या? L1 इज इक्वल टू 0 से, बिकॉज L1 यही होगा। आई होप आप सारे के सारे बच्चों को पता है। और अगर मान लीजिए ये टेंजेंट आपकी ऐसी आती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं L2 इज इक्वल टू 0 से। और बेसिकली पेयर ऑफ टेंजेंट्स का मीनिंग और कुछ नहीं बल्कि यही होता है L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0, या कह लूं a1x प्लस b1y प्लस c1 टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। एग्जैक्टली सेम चीज, कुछ भी इस चीज के अंदर नया नहीं है बच्चों। तो कभी भी अगर मुझे जॉइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालनी है तो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस वन एंड माई वर्क विल बी डन। टी स्क्वायर, टी कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं? एक्स इंटू एक्स वन। वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं? वाई इंटू वाई वन। एक्स इंटू वाई को किससे रिप्लेस करते हैं? एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन अपॉन टू। एक्स को किससे रिप्लेस करते हैं? एक्स प्लस एक्स वन बाई टू। वाई को किससे रिप्लेस करते हैं? वाई प्लस वाई वन बाई टू। बस यही चीज है और इन चीजों के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, राइट? मेरे ख्याल से ये चीज आप लोगों को क्लियर हो जाती है। तो इसके ऊपर अपन जब कंबाइंड पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला ये जब लेंगे तब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, राइट? बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर कोई खास अलग से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन दूसरी चीजों के साथ क्लब करके आपको आगे करवाऊंगा, राइट? चलिए
सेकेंड टॉपिक ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू एन एलिप्स। मान लीजिए कि आप लोगों को ये एलिप्स दिया हुआ है। अगर आप लोगों को ये एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहां पर सर्टेन रिजल्ट्स यू नीड टू रिमेंबर, जस्ट लाइक मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इन पैराबोला भी बताए थे। तो चलिए देख लेते हैं पहले क्या है। इफ पी बी एनी पॉइंट ऑन दी एलिप्स, तो समझिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पहली, और रादर ये जो पहली चीज है दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ एलिप्स ओनली। ये एलिप्स की एक डेफिनेशन ही है। जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि सर्कल क्या होता है, तो सर्कल क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट यानी सेंटर से फिक्स्ड डिस्टेंस यानी कि रेडियस अगर रखी जाए और हम अगर मूव कर रहे हैं तो द लोकस ऑफ दोज पॉइंट्स इज नोन एज नथिंग बट सर्कल। राइट बात है एवरीवन, ये सर्कल की डेफिनेशन होती थी। सिमिलरली हम लोगों ने पैराबोला की डेफिनेशन भी देखी थी, एस पी अपॉन पी एम का वैल्यू अगर 1 हो जाता है, वेयर एस इज द फोकस एंड एम इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन टू द डायरेक्ट्रिक्स, राइट, एस पी अपॉन पी एम वही इसेंट्रिसिटी के बराबर होता है। एंड फॉर पैराबोला वी हैव सीन दैट द इसेंट्रिसिटी कितना होता है भैया, सर पैराबोला के लिए हमारा इसेंट्रिसिटी 1 होता है। मैंने कहा ठीक है यार। अभी देखो एलिप्स के लिए दो डेफिनेशन होती है, एक तो हमने वो देखा था एस पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी, और इसेंट्रिसिटी एलिप्स के लिए कितनी होती है भैया, 0 से लेकर के 1। चलिए दूसरी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि आपको एक एलिप्स दिया हुआ है, बच्चों ने कहा ठीक है सर मान लेंगे। अगर आपको ये एलिप्स दिया हुआ है तो इसके कितने फोकस होंगे, 2 फोकस होंगे। अगर इसमें ये एलिप्स ड्रॉ करते ही मुझे पता चल रहा है कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, जल्दी से बता दो सर ए बड़ा है। इस फोकस को मैंने एस बोल दिया, इसको मैं एस डैश बोल रहा हूं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए ई कॉमा 0, इसके क्या होंगे माइनस ए ई कॉमा 0, याद है। चलिए इफ आई टेक एनी पी पॉइंट ऑन द एलिप्स, आप एलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स। तो एलिप्स की एक खास बात होती है, क्या बात होती है, एनी पॉइंट ऑन एलिप्स, तो उसकी एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है, देखिएगा जरा। खास बात ये होती है कि पहले फोकस से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस यानी एस पी प्लस दूसरे फोकस से इसी पी पॉइंट की डिस्टेंस यानी एस डैश पी का जो सम होता है, इन दोनों का सम इज इक्वल टू मेजर एक्सेस के लेंथ के बराबर हो। क्या बोला मैंने, अगर आपने पी कोई भी पॉइंट ले लिया एलिप्स के ऊपर, तो ये जो पॉइंट है पी, इसकी पहले फोकस से डिस्टेंस प्लस इसी पॉइंट पी की दूसरे फोकस से डिस्टेंस, इन दोनों का सम जो है वो मेजर एक्सेस की लेंथ के बराबर होता है। यू मस्ट रिमेंबर दिस अनदर डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। याद रहेगी ये सारे के सारे बच्चों को, एवरीवन। किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा किसी प्रकार का, मुझे एक बारी बता देना यार सारे के सारे बच्चे। यस ठीक है। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, समझिएगा जरा। अगर मैंने ये वाला एलिप्स ले लिया फिर से, ठीक है, ये एलिप्स हमने ले लिया, द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट P ऑन द एलिप्स। मान लीजिए कि आपके पास यहां पर एक P पॉइंट है एलिप्स के ऊपर। अगर आप यहां P पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, मैंने कहा टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो ऐसी हो गई हमारी टेंजेंट, और एक नॉर्मल ड्रॉ करते हो, तो मैंने कहा नॉर्मल हमारी ऐसी हो गई। ये हो गई नॉर्मल एट P, और ये वाइट वाली हो गई हमारी टेंजेंट एट P। कहा यार ठीक है। अब ये पॉइंट कहता है कि ये जो दो चीजें आपके पास आई हैं, दिस विल बाइसेक्ट दी एक्सटर्नल एंड इंटरनल एंगल्स बिटवीन द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ P। फोकल डिस्टेंसेस ऑफ P का मतलब समझिएगा पहले तो। फोकल डिस्टेंसेस ऑफ P का मतलब, फोकल डिस्टेंसेस ऑफ P का मतलब ये है कि मान लीजिए एक आपका फोकस यहां है और एक आपका फोकस यहां है।
फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P का मतलब है कि उस पॉइंट P की फोकस से डिस्टेंस। कितनी टफ डेफिनेशन है देखो, फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस बोले तो किसी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस। तो अगर P पॉइंट की फोकल डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, तो P पॉइंट की फोकल डिस्टेंस यानी इस पॉइंट को एक बार आपने P से ज्वाइन किया और फिर इसको, इस फोकस को भी आपने P से ज्वाइन किया। तो क्या कह रहा है ये, जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इस फोकस से P पॉइंट की डिस्टेंस ये हो गई, इस फोकस से P पॉइंट की डिस्टेंस ये हो गई। वेट, लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस। थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा ऐसा इस पॉइंट को इधर ड्रॉ करता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी नजर आए। मान लीजिए एक फोकस ये रहा, दोनों फोकस मैंने मार्क किए हुए हैं। ये वाले पॉइंट की P की फोकल डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या हो गई, इस फोकस से डिस्टेंस, इसकी फोकल डिस्टेंस हो गई। और इस P पॉइंट की इस फोकस से डिस्टेंस क्या हो गई, ये वाली डिस्टेंस हो गई। अब देखिए, ये जो टेंजेंट और नॉर्मल एट एनी पॉइंट P क्या काम करते हैं, जरा फील करिएगा इस चीज। क्या काम करते हैं ये एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं। कहने का मतलब है ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, बिकॉज नॉर्मल विल एक्ट एज एन एंगल बाइसेक्टर। समझ में आ रही है बात। और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर तो आप लोगों को पता ही होगा मेरे ख्याल से। इसी को फर्दर एक्सटेंड कर देंगे और इधर इसी को एक्सटेंड फर्दर कर देंगे। तो ये कहने का मतलब है कि ये वाला जो एंगल, लेट मी टेक अनदर मार्कर, कौन सा कलर लूं भैया, ग्रीन ले लेता हूं। तो दिस एंगल इज सेम एज दिस एंगल। कहने का मतलब है कि ये जो मेरी दो फोकल डिस्टेंसेस आ रही हैं, ये S और ये S डैश बोल दिया, तो PS डैश और PS, ये जो मेरी दो लाइंस आ रही हैं, इनके बीच में एंगल बनेंगे। और मुझे पता है कि दो लाइंस के बीच में दो एंगल्स बनते हैं। अगर ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा होगा, हाँ या ना। तो PS और PS डैश, इन दोनों के बीच में दो तरीके के एंगल बनेंगे। एक एंगल विल बी बाइसेक्टेड बाय द टेंजेंट एंड दी अनदर एंगल विल बी बाइसेक्टेड बाय दी नॉर्मल। बेसिकली कहने का ये मतलब, समझ आ गई बात सारे के सारे बच्चों को। और इसी प्रॉपर्टी के बेसिस के ऊपर हम ये कह पाते हैं कि अगर मेरी एक रे, समझिएगा जरा, अगर मेरी एक रे एक फोकस से पास होके एलिप्स के ऊपर मीट कर रही है, तो वो वहां से रिफ्लेक्ट होके दूसरे फोकस से पास करती है। इसी प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन क्या है एक और, कि अगर एक मेरी रे पहले फोकस से पास कर रही है और एलिप्स के ऊपर टकराती है, तो वो टकराने के बाद दूसरे फोकस से पास होती है। इसको हम रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कहते हैं। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को, याद रहेंगी ये दो प्रॉपर्टी। प्रूव भी कर सकते हैं, बट आई थिंक प्रूफ इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, बिकॉज जेईई मेंस के अंदर तो रिसेंट ईयर्स के अंदर इनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। लेकिन इन केस अगर आ जाए तो वी शुड रिमेंबर दिस, ताकि हम डायरेक्टली अप्लाई कर पाए, है ना। समझ में आ रही है बात। यस, तो दैट इज द एजेंडा। चलिए थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पहले डायग्राम बनाते हैं ताकि समझ में आ जाए। सी, अगर मेरे को एक एलिप्स दिया हुआ है, मैंने कहा यार ड्रॉ कर देते हैं। अगर आपको एलिप्स दिया हुआ है तो हमने ड्रॉ कर दिया ये एलिप्स। द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर सेगमेंट्स फ्रॉम द फोकाई, फोकाई मींस प्लूरल है तो दोनों फोकस से कर रहे हैं, ऑन एनी टेंजेंट टू द एलिप्स इज बी स्क्वायर। समझना जरा क्या बोलना चाह रहा है ये। अगर मैं एलिप्स के किसी भी पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, मान लीजिए ऐसे, तो मान लीजिए ये मेरा पहला फोकस है, मान लीजिए ये मेरा दूसरा फोकस है, तो ये हो गया S डैश, ये S। अगर मैं इन फोकस से इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर गिराऊंगा, एक परपेंडिकुलर ये रहा
और एक परपेंडिकुलर ये रहा। कहां परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं? किसी भी टेंजेंट के ऊपर अपन फोकस से परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं। तो इस परपेंडिकुलर का लेंथ P1 और इस परपेंडिकुलर का लेंथ P2। तो P1 इंटू P2 का वैल्यू हमेशा B स्क्वायर के बराबर होगा। इस परपेंडिकुलर का लेंथ इंटू ये वाले परपेंडिकुलर का लेंथ का प्रोडक्ट कितना होगा? हमेशा B स्क्वायर होगा। ये प्रॉपर्टीज बोल रही है। एंड द फीट ऑफ दीज परपेंडिकुलर्स मींस, बताता हूं कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स कहां लाए करेंगे? ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर लाए करेंगे। ऑक्सिलरी लाइज ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। एज अ प्रॉपर्टी याद कर लेंगे, अपना काम बन जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, डी पॉइंट के बारे में बात करते हैं। एज अ रिजल्ट याद कर लेना है। डी पॉइंट, द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट टू एन एलिप्स। मान लीजिए कि ये आपका एलिप्स है, यहां पे आपकी एक टेंजेंट पड़ी, किसी भी जगह टेंजेंट पड़े, है ना, किसी भी जगह टेंजेंट पड़े। मान लो सर यहां पे टेंजेंट पड़ी, मैंने कहा ठीक है, ये टेंजेंट हो गई। देखते हैं क्या बोल रहा है। द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट टू एन एलिप्स बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बच्चों ने कहा ठीक है। एंड द डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द कॉरेस्पॉन्डिंग फोकस। समझना जरा, यहां की डायरेक्ट्रिक्स ऐसी कुछ आएगी। तो डायरेक्ट्रिक्स और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में कौन सा पोर्शन आ रहा है? ये वाला देखिए जरा। अब ये जो पोर्शन आ रहा है ये वाला, दिस विल सबटेंड 90 डिग्री एट द फोकस, कॉरेस्पॉन्डिंग फोकस। तो ये भी मीनिंग बताता हूं। मान लीजिए कि ये आपका फोकस है, या ऐसे फील करिए कि ये आपका फोकस है। तो ये जो पोर्शन आ रहा है ये एंगल 90 डिग्री होएगा। क्या बोला मैंने? देखो जरा, द पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ एन टेंजेंट, यानी कि ये वाला पोर्शन, नो सॉरी, ये थोड़ा सा मैंने डायग्राम गलत बना दिया, देखना जरा। ये फोकस है एस डैश। तो ये जो पोर्शन है ये 90 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा एट दी फोकस। कहने का मतलब है दिस एंगल इज 90 डिग्री। समझ में आई बात? सारे के सारे बच्चों को ये बात बोल रहा है वो। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंग फोकस बोला है, तो ऐसा भी हो सकता है सर डायरेक्ट्रिक्स तो इधर भी है। मैंने कहा हाँ यार, डायरेक्ट्रिक्स तो इधर भी है, ठीक है। तो अगर मैंने ये वाला फोकस लिया सर यहां पे, ये वाला अगर फोकस लिया तो भी समझिएगा, अगर मैंने ये वाला फोकस लिया है तो ये वाला एंगल देखिएगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। समझ में आ रही है बात? मतलब जो आपने डायरेक्ट्रिक्स उठाई फोकस भी आपको उसी का उठाना, जो आपने डायरेक्ट्रिक्स उठाई फोकस भी आपको उसी का उठाना। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का पोर्शन जो है वो फोकस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और जहां पे डायरेक्ट्रिक्स को काटा टेंजेंट ने, वो पोर्शन 90 डिग्री फोकस पे सबटेंड करेगा। ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन एंड 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स। समझना जरा यहां पर, जैसा कि आप लोगों को पता है कि नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है? ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आप यहां पर, या भले ही अगर आप मान लीजिए पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करते हैं, तो x1 के जगह पे आप a cos थीटा डाल देंगे, y1 के जगह पे आप बी साइन थीटा डाल देंगे। और भले ही वैसे देख लो, भले ही ऐसे देख लो, आप यहां से एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाली कितनी नॉर्मल्स लिख सकते हो? आप यहां से 4 नॉर्मल्स लिख सकते हो एट
आप लोगों को याद होगा सर्कल के अंदर हम एटमोस्ट किसी एक पॉइंट से नॉर्मल्स कितनी लिख सकते थे, एक, क्योंकि सर्कल्स के अंदर ये खास बात थी, ऑल द नॉर्मल्स पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। दूसरा हमने पढ़ा पैराबोला। पैराबोला के अंदर अगर आपको याद हो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब आ रहा था वहां पे, तो वहां पे वी हैव सीन कि मैक्सिमम किसी भी पॉइंट से हम पैराबोला के अंदर कितनी नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं, या एटमोस्ट कितनी नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो 3 वाज द आंसर। एलिप्स के अंदर इट इज 4। ये दिस इक्वेशन इज नॉट इन टर्म्स ऑफ m, तो बच्चों को थोड़ा सा देखने में मुश्किल हो जाती है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको वो चीज और वेरीफाई करनी है तो समझिएगा जरा कि आप लोग क्या कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि अगर आपका ये एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और अगर मैं आपको बोलता हूं कि यार एम स्लोप का टेंजेंट लिखिए, तो एम स्लोप का टेंजेंट तो आप इस तरीके से लिख पाते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी। राइट है कि नहीं है सारे के सारे बच्चे? अगर टेंजेंट ये है, तो अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि यार मेरा नॉर्मल क्या होगा, तो नॉर्मल के लिए सारे के सारे बच्चे इक्वेशन लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस स्लोप एज वेल, है ना। x1 y1 से पास करेगी, x1 y1 से पास करेगी, एंड अकॉर्डिंगली तो वहां से यू गाइज विल सी कि यार ये m की पावर 4 आएगी, और m की पावर 4 आएगी तो मैक्सिमम हाउ मेनी नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन, 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन। और टेंजेंट्स तो हम लोगों ने देखा ही है, भले ही सर्कल हो, भले ही पैराबोला हो, भले ही एलिप्स हो, एक्सटर्नल पॉइंट से ही मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करी जा सकती है, एंड दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट एज वेल। तो आइए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बिकॉज हमने थ्योरी में जितना भी पढ़ना था पैराबोला का, सॉरी एलिप्स का, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा एजेंडा है क्वेश्चन सॉल्विंग का, एंड दैट टू रीसेंट ईयर्स के जेई क्वेश्चन। अब आप लोगों को कितना ये टॉपिक समझ में आया है ये पता चलेगा आप लोगों को इन क्वेश्चंस के थ्रू। तो चलिए करते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ एन एलिप्स इज 6 एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज 12, then the length of its latest rectum is going to be what? क्वेश्चन क्लियर है सारे के सारे बच्चों को? पहली बात, सर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एलिप्स है कि वर्टिकल एलिप्स पता नहीं चल रहा। मैंने कहा कुछ भी पता नहीं चल रहा तो आप हॉरिजॉन्टल एलिप्स मान लो। तो आपने मान लिया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलिप्स को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो आवर एलिप्स विल बी लुकिंग लाइक दिस। अच्छा, इस एलिप्स के अंदर अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होता है, तो बच्चे बोलेंगे सर एक फोकस होता है ए ई कॉमा 0, एक फोकस होता है माइनस ए ई कॉमा 0, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई हमारा हो गया 2AE। उसका वैल्यू मुझे दिया हुआ है 6। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन इट्स डायरेक्ट्रेसेस, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रेसेस मुझे दिया हुआ है 12। तो मैंने कहा एक डायरेक्ट्रिक्स होता है x इक्वल टू माइनस ए बाई ई, एक डायरेक्ट्रिक्स का होता है x इक्वल टू ए बाई ई। तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रेसेस कितना हो गया 2a बाई ई, ये मुझे दिया हुआ है 12। दूसरी चीज, मेरे पास वेरिएबल कितने हैं सर, a और e। मैंने कहा यार a और e हैं तो हम निकाल सकते हैं क्या a और e को? बच्चों ने कहा हाँ। तो सॉल्व 1 एंड 2, तो आप a और e निकाल लो, सॉल्व 1 एंड, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन मुझसे क्या निकालने को बोल रहा है सर? क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम निकालिए। लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना होता है सर? 2b स्क्वायर बाई ए होता है, याद है कि नहीं है? तो 2b स्क्वायर बाई ए का वैल्यू मुझे निकालना है। तो मैंने कहा यार 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं, a और e आ जाएगा। a और e आ गया अगर, तो इन एलिप्स के लिए, हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए मेरे पास एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला और होता है। तो अगर a और e इन दोनों इक्वेशन से आ गया तो वहां से b आ जाएगा, और अगर a, e और b तीनों के तीनों आ गए तो डोंट यू थिंक कि लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ आ जाएगा बच्चों। ये क्वेश्चन का रास्ता पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पहले तो मुझे ये बता। सॉल्विंग तो अपन कर लेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन तो कर लोगे आप, मुझे विश्वास है, लेकिन ये रास्ता दिमाग के अंदर आ रहा था खुद से कि नहीं आ रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बिकॉज इस तरीके से आप लोगों को सोचना है पहले कि व्हाट शुड बी द वे आउट, है ना, व्हाट शुड बी द वे आउट। मतलब ये नहीं कि भैया मिल गया लग गए कैलकुलेशन करने में, है ना। व्हाट शुड बी द वे आउट, यू हैव टू फील दिस। तो ये रास्ता क्लियर है सारे के सारे बच्चों को? मैंने कहा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं
तो पहली इक्वेशन से फ्रॉम 1 ए ई इज इक्वल टू 3 और फ्रॉम 2 ए बाई ई इज इक्वल टू 12। तो यहां से a इज इक्वल टू 12 ई आ जाएगा, ई इज इक्वल टू ए बाई 12 बोल सकता हूं, ई इज इक्वल टू ए बाई 12 आ जाएगा। तो ये ऐसा हो गया, तो मेरे a का वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगा, बिकॉज a इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। अगर a 6 हो गया तो e विल बिकम हाफ, और अगर e हाफ हो गया है तो इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये आ गया 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 36। तो बी स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 3/4, और ये कितना आ जाएगा बेटा, 4 1 जा 4 और ये 9 जा, तो b इज इक्वल टू 3 आ रहा है गेस, नो 3√3, b इज इक्वल टू 3√3 आ रहा है गेस एवरीवन, यप b इज इक्वल टू 3√3 आ रहा है अगर, तो क्या आप मुझे 2b स्क्वायर बाई ए यानी लेटस रेक्टम का लेंथ बता सकते हैं क्या? तो लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाई ए, तो b का वैल्यू 3√3 है, यानी आ गया 2 इंटू 27 डिवाइडेड बाई a का वैल्यू कितना है 6। हाउ मच इज दिस थिंग कमिंग बच्चों? 9 आई गेस, लेकिन 9 तो आंसर है ही नहीं, मैंने कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ कर दिया क्या? a इज इक्वल टू 6 इक्वल टू हाफ हो गया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ई स्क्वायर 1/4 इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 36 बिल्कुल सही है। बी स्क्वायर बाई 36 इज इक्वल टू दिस, तो 9, ये 3√3 बिल्कुल सही तो है, 3√3 तो ये 27 ही हो रहा है, यस 2 इंटू 27 अपॉन दिस। तो द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ एन एलिप्स इज दिस एंड द डिस्टेंस डायरेक्ट्रिस इज 12। तो क्या है, कितना आ रहा है? 2 इंटू 27 अपॉन 6। एस रेक्टम का लेंथ तो यही आ रहा है, वेट चेक, मैंने गड़बड़ कर दिया क्या? अरे गुरु, अरे गुरु, अरे गुरु, कैलकुलेशन में मात खा गया मैं, मन में काट दिया, इधर काटना भूल गया, ये 2 काट दिया इधर मन में, इधर भूल गया मैं भैया। मैं कहूँ यार इतना इजी सवाल है ये, मन में काट दिया, इधर काटना भूल गए, लो बताओ यार, हद नहीं होगी? हाल है यार, मन में काट दिया, इधर काट, काफी है। तो ये कितना आ गया, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटे? a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा √18, √18 बोले तो 3√2, 3√2, ये मेरा a आ गया। मैंने कहा ठीक है 3√2 आ गया भैया। अगर मैं बोलूं इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर, तो इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, लेकिन पहले इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। तो इसेंट्रिसिटी कितनी आ जाएगी यार सर? अगर हम इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे तो हमारे पास इसेंट्रिसिटी का वैल्यू आ जाएगा a/6, और a/6 का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 3√2 अपॉन 6, बोले तो कितना 1/√2। फिर सर हम जानते हैं, क्या जानते हैं? दैट ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ई स्क्वायर का वैल्यू 1/2, बी स्क्वायर का वैल्यू पता नहीं, ए स्क्वायर का वैल्यू 18। तो ये कितना आ गया, बी का वैल्यू कितना आ गया? तो ये बी का वैल्यू जो है वो 3 आ गया। और अगर b का वैल्यू 3 आ गया तो ये 2b स्क्वायर बाई ए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू बी स्क्वायर यानी 9 अपॉन ए यानी 3√2। तो मेरे ख्याल से ये 3√2 ही आ रहा है यार, जितना मुझे लग रहा है। तो द करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? बी फॉर बॉम्बे।
मेरे ख्याल से कुछ भी मुश्किल इस क्वेश्चन के अंदर नहीं होनी चाहिए। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मैंने मन के अंदर काट दिया, आपने भी मन के अंदर काट दिया और पेपर पे काटना भूल गए। ठीक है, ए बाई इज इक्वल टू ए बाई इज इक्वल टू 12 था, मेरी गलती से इसको यहाँ पर ए बाई इज इक्वल टू 12 लिख दिया। मतलब इधर से 2 तो काट दिया दिमाग के अंदर, लेकिन इधर से भी दिमाग के अंदर तो काट दिया था, लेकिन इधर काटना भूल गया। चलिए खैर, गलती से मिस्टेक हो गई, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द एलिप्स दिस एंड दिस सर्कल, ठीक है, ये वाला एलिप्स और ये वाला सर्कल, वेर बी इज ग्रेटर देन 4, इस कर्व के ऊपर भी लाई करते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर के ऊपर भी लाई करते हैं। तो b का वैल्यू किसके इक्वल होगा? देखिए, जब भी कभी आपको दो कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस के बारे में बात करें, दैट मीन्स यू हैव टू सॉल्व दोज कर्व, यू हैव टू सॉल्व दोज कर्व। तो हमें यहां पर इन दोनों कर्व्स को सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा यार ठीक है, अगर सॉल्व करना ही है तो फिर कर ही लेते हैं। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, या तो यहां से एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल के यहां डाल देते हैं, या फिर यहां से वैल्यू निकाल करके यहां डाल देंगे। समझ में आ रही है बात सारे के सारे बच्चों को क्या बोल रहा हूं मैं? यस। चलिए, तो मैंने कहा यार थोड़ा सा क्वेश्चन को और फील करिएगा। इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाई ऑन द कर्व दिस, यहां पे मैं ऑप्शंस भी दिखा देता हूं आपको, 12, 5, 6 और 10। तो आप समझो जरा, इन दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं वो इसके ऊपर लाई कर रहे हैं। तो डोंट यू थिंक कि तीनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस जो हैं वो कॉमन है? तीनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर आप इन दोनों को सॉल्व करने जाओगे तो आप थोड़े से कैलकुलेशन के अंदर फंस जाओगे। लेकिन अगर आप इसको और इसको सॉल्व करोगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान। यानी गाइस फील दिस, पहली बात तो समझिए, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, मतलब मान लीजिए ये एक सर्कल है और ये एक एलिप्स से ऐसा है, तो इन दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, चार, इन दोनों के, वो इसके ऊपर भी लाई कर रहे हैं भैया, इसके ऊपर भी लाई कर रहे हैं। यानी ये ये पॉइंट्स जो हैं वो हर कर्व में कॉमन है ना, तीनों कर्व में कॉमन है। अब तीनों कर्व में अगर कॉमन है तो आप देखिए कि आपके लिए कौन से दो कर्व्स को सॉल्व करना इजी है। मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए ये दोनों कर्व्स को सॉल्व करना थोड़ा सा इजी। तो आपने कहा यार फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, आप यहां से वाई स्क्वायर का वैल्यू उठाइए, यहां डाल दीजिए, तो आपकी इक्वेशन कैसी बन जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4b, ऐसी बन जाएगी बेटे। तो आप इसी चीज को लिख सकते हो, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4b। x को आप लिख सकते हो क्या? प्लस माइनस अंडर रूट, आया ना? अगर ये आपके x का वैल्यू है तो आपके y का वैल्यू कितना आ जाएगा? सर हमारे y का जो वैल्यू है वो आ जाएगा प्लस माइनस 3 अंडर रूट बी। देंगे जरा सारे के सारे बच्चे, इसमें डाल दिया x इज इक्वल टू बी इस वाली में, तो y का वैल्यू ये आएगा कि नहीं आएगा? मैंने कहा यार ये वाला जो पॉइंट है ऑल्सो सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन 3, हाँ या ना? ऑल्सो सेटिस्फाइज 3। तो आपको नहीं लगता है भैया, अगर मैंने एक्स स्क्वायर के जगह पे डाल दिया बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जगह पे डाल दिया 9b स्क्वायर, ये √3 आएगा क्या? तो √3 आएगा। तो आगे प्लस माइनस क्या आएगा? वाई इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स आएगा, तो ये ऐसा है। ठीक है, तो ये 3b हो जाएगा, 3b स्क्वायर हो जाएगा सर, अपॉन कितना? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायर से बी स्क्वायर उड़ जाएगा, प्लस माइनस भी गलत और बी,
और एक्स स्क्वायर इज इक्वल क्या, एक्स इक्वल टू प्लस, सही बात है। आई का वैल्यू कितना आएगा, √3 इंटू एक्स प्लस, सही बात है। ये वाला जो पॉइंट है ये सेटिस्फाई स्क्वायर बाई 16 प्लस 3 क्या आ जाएगा, क्या आ गया, तो मुझे यार इस इक्वेशन को बड़ी बात है, बिकॉज बी बाई 16 प्लस 3/b=1 ऐसा आएगा। हमारे साथ होता है ऐसा कभी, किसी दिन दिमाग चल ही नहीं रहा होता है कुल, मतलब क्या आ गया ये, बी स्क्वायर प्लस, तो नहीं नहीं चल रहा भाई, प्लस माइनस थोड़ा सा कम, बी स्क्वायर प्लस 3248 इज इक्वल टू 16b को सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, बी स्क्वायर माइनस 16 प्लस 48 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, इसके अगर मैं सम ऑफ द रूट्स के बारे में बात करूँ तो 16 है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बारे में बात करूँ तो 48 है। तो 12 और 4 मेरे ख्याल से दो रूट्स आते हैं, यस, बी इक्वल टू 12 एंड बी इक्वल टू 4। ठीक है, देखो मैंने इतना जल्दी कैसे निकाला, सम ऑफ द रूट 16 है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 48 है, तो भैया 12 और 4 का सम 16 होता है और दोनों का प्रोडक्ट भी 48 होता है, तो यही दोनों रूट्स होने चाहिए थे। क्वेश्चन मुझे बोल रहा है बी इज ग्रेटर देन 4, अगर बी बड़ा है 4 से तो क्या होगा, 12। इजी सवाल है, जेई मेंस का रिसेंट ईयर का, देख लो जरा, कुछ है ही नहीं भैया, कुछ भी नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि इसके लिए तो आपको पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, केवल कर्व को सॉल्व करना आना चाहिए था, है ना। ये सो नो क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। लेट एल बी अ टेंजेंट, मैंने कहा ठीक है भैया, ले ली तुम्हारी टेंजेंट एल टू द पैराबोला दिस, ओके, एट पॉइंट 6 एट पॉइंट 6, 2 मी 2 लाइज ऑन द पैराबोला, यस, 2 लाइज ऑन द पैराबोला। और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, क्या चीज बताई थी, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि इफ द पॉइंट लाइज ऑन द कर्व तो t इज इक्वल टू 0 विल रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर t इज इक्वल टू 0 विल गिव अस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कोई दिक्कत किसी को इसमें, तो ने कहा नहीं, तो ठीक है आगे सोचो कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो t इज इक्वल टू 0 अगर मैं लिखूंगा तो भैया वाई स्क्वायर के जगह पे डालूंगा वाई इंटू वाई वन, वाई इंटू टू, एक्स के जगह पे डालूंगा एक्स प्लस x1/2 यानी x6/2 माइनस है, ये मेरी टेंजेंट, कोई दिक्कत। यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू 2x, तो ये 2 गए आपस में, 10 आ जाएगा, एक मिनट शांति से करने दो, i इंटू 2 इक्वल टू 2 टाइम्स, ये टूट गया, ये टूट गया, यहाँ पे 10 आ गया, क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू x माइनस, है ना बेटे, सर यही आ रहा है, y इज इक्वल, मैंने कहा ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इफ L इज ऑल्सो अ टेंजेंट टू द एलिप्स दिस, अगर ये जो हमारी लाइन L है ये इस एलिप्स के लिए भी टेंजेंट है, तो पहले तो मुझे ये बताना कि अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 नाम का एलिप्स अगर होता है तो उसके लिए टेंजेंट कैसी लिखी जाती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखी जाती है। अब मुझे ये बोल रहा है कि ये वाला एलिप्स है मेरा, तो मैंने कहा यार ठीक है इसके लिए भी टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं, तो मैंने कहा यार इसके लिए जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो लिखी जाएगी कुछ ऐसी, y इज इक्वल टू एम एक्स
प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर के जगह पे 2 लिखा हुआ है और बी स्क्वायर के जगह पे बी लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। यस, तो ये आपकी टेंजेंट होगी। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यही लाइन इस पे भी टेंजेंट है, यही लाइन इस पे भी टेंजेंट है, तो बी का वैल्यू बताइए। अच्छा, यहाँ पे बी स्क्वायर के जगह पे बी लिखा हुआ है, एलिप्स स्क्वायर के जगह पे। यप, ठीक है। तो आप लोगों को क्या बोल रहा है भैया, दिस लाइन and this line are same, line 1 and line 2 are same because यही टेंजेंट इस एलिप्स के ऊपर भी टेंजेंट है, तो लाइन 1 एंड लाइन 2 आर सेम। और अगर ये सेम है तो भैया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म का ये भी है और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म का ये भी है, तो m का वैल्यू तो आप लोगों को 1 दिख रहा होगा कंपेयर करने पर। और ये जो वैल्यू आ रहा है प्लस माइनस अंडर रूट 2m स्क्वायर प्लस बी, ये वाला वैल्यू आप लोगों को -4 दिख रहा होगा। तो दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करोगे बेटा तो ये कितना आ जाएगा, 2m स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 3, और ये हो गया कितना, b का वैल्यू। यस और नो सारे के सारे बच्चे, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था, b का वैल्यू पूछ रहा था। देख लो यार, ये जेई मेन, मैंने पहले भी कहा था जिसको इसको फॉर्म याद है कोई दिक्कत नहीं आती, क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देख लीजिए, कुछ भी करना था क्या इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों, मेरे ख्याल से नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये एक कर्व दिया हुआ है, पहली बात तो मुझे बताओ कि ये कर्व क्या है। एक देखो, ऑब्जर्व करो, अगर मैं इस 2 को नीचे भेज दूं तो ये जो मेरा कर्व है, ये कर्व कुछ ऐसा हो गया सर, ये तो एलिप्स है, एंड दैट टू हॉरिजॉन्टल एलिप्स है बिकॉज ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, इंटरसेक्ट्स द लाइन दिस एट 2 पॉइंट्स P and Q, then the angle subtended by the line segment P at origin is going to be what। तो समझिएगा जरा, पहले क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं। आपको बोल रहा है कि भैया ये आपका एक एलिप्स है, आपने कहा ठीक है, फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। तो मान लीजिए कि ये आपकी एक लाइन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, ये लाइन ने यहां पर P पॉइंट और यहां पर Q पॉइंट पर एलिप्स को कट किया। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इन P और Q पॉइंट्स को अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर लूंगा तो ये वाला एंगल विल बी हाउ मच, थीटा इज हाउ मच। द क्वेश्चन क्लियर क्या है, ये चीज क्लियर है सारे के सारे बच्चों, कोई डाउट है इसके अंदर तो मुझे जरा बता। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर आपने होमोजेनाइजेशन ऑफ कर्व्स पढ़ा हुआ है तो उससे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, अगर वो नहीं पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, और भी अलग अलग तरीके हैं, अपन इस क्वेश्चन को उनसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखना जरा, बताता हूं। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आपको ये एंगल निकालना है POQ, राइट है जी सर, POQ अपने को निकालना, तो मैंने कहा कि अगर आपने P और Q के कोऑर्डिनेट्स पता कर लिए, किसी भी तरीके से P और Q के कोऑर्डिनेट्स आप लोगों ने अगर पता कर लिए, तो आपको इस OP लाइन का स्लोप पता चल जाएगा। अगर P के कोऑर्डिनेट्स पता है तो OP का स्लोप पता चल जाएगा, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है तो OQ का स्लोप पता चल जाएगा। अगर दो लाइंस का स्लोप पता चल गया तो उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं क्या बच्चों, क्वेश्चन डन हो जाएगा। अब P और Q कैसे सॉल्व करें, फील करो जरा। सर दोनों के कॉमन पॉइंट है तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, मैं बस कर लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गई बात। होमवर्क के रूप में ट्राई करेंगे सारे के सारे बच्चे ये वाला क्वेश्चन, और ये टर्म्स से अभी परेशान नहीं होना, tan इनवर्स 1/4, tan इनवर्स ये, tan इनवर्स, इनसे परेशान नहीं होना। बेसिकली मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि अगर tan थीटा इज इक्वल टू 1/4 अगर लिखा हो ना, तो उसमें आप थीटा का वैल्यू tan इनवर्स 1/4 ऐसा लिख सकते हो। बस थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ जाओ बस कि अगर tan थीटा का वैल्यू 1/4 है तो थीटा, इस थीटा को इधर ही रहने दिया, tan इनवर्स का वैल्यू 1/4 हो गया। ये पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है जो कि क्लास 12th का टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन अभी के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर ये चीज आपको गिवन है तो आप उससे ये वाली चीज ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखिए मैं रास्ता तो आप लोगों को समझ में खुद से ही आ गया होगा कि अगर आपको एंगल बिटवीन OP एंड OQ निकालना है तो व्हाट यू कैन डू इज P और Q पॉइंट को पता कर लो। P को पता कर लिया तो OP का स्लोप आ गया, फिर OQ का स्लोप आ गया, फिर
m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। फॉर्मूला लगा लेंगे, क्वेश्चन हो जाए। होमवर्क आप लोगों के लिए। और ये पी और क्यू कैसे पता करेंगे? पी और क्यू पता करेंगे इसको और इसको सॉल्व करके। सॉल्व करना आता है, दो इक्वेशंस, यहां से y का वैल्यू या x का वैल्यू उठा के वहां डाल देना, तो क्वाड्रेटिक आ जाएगी x या y के अंदर जो भी, उसको सॉल्व कर लेना, रूट्स आ जाएंगे। अगर x के अंदर क्वाड्रेटिक बना रहे हो तो एक x इसका होगा, एक x इसका होगा, फिर इसके अंदर डाल के y का वैल्यू भी निकाल लेना। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। लेट L बी अ कॉमन टेंजेंट लाइन टू दिस कर्व एंड दिस कर्व। ये दोनों की दोनों चीजें क्या हैं देखिए जरा ध्यान से। ये वाली चीज तो हो गई एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। सर एलिप्स है, मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया। एंड व्हाट अबाउट दिस? सर ये इक्वल टू 31 भी लिखा हुआ है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 31 बाय 4। तो सर ये क्या है? ये एक सर्कल है और ये एक एलिप्स है। यस और नो सारे के सारे बच्चे? क्या बोल रहा है? लेट एल बी अ कॉमन टेंजेंट, मतलब एक ऐसी लाइन जो कि इस पे भी टेंजेंट है और इस पे भी टेंजेंट है, ठीक है। देन द स्क्वायर ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन एल, मतलब स्लोप का स्क्वायर क्या होगा? अगर लाइन आ गई तो लाइन का स्लोप आ जाएगा, लाइन का स्लोप आ जाएगा तो उसी का स्क्वायर करके अपने को आंसर बता देना है। समझ में आती है बात इतनी सारे के सारे बच्चों को? किसी को कोई आपत्ति? तो अगर मैं इसके लिए m स्लोप की टेंजेंट लिखता हूं तो वो हो जाएगी mx प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये। और इसके लिए अगर मैं टेंजेंट लिखता हूं तो वो हो जाएगी y इज इक्वल टू प्लस mx प्लस माइनस अंडर रूट रेडियस ए अंडर रूट 1 प्लस एम। आया ना? ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर होता है यहाँ पे सर्कल्स में, याद है आपको? अगर ये कॉमन टेंजेंट है तो ये दोनों की दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, दोनों की दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए y आ रहा है, यहाँ पे भी y आ रहा है, यहाँ पे mx है तो यहाँ पे भी mx है। तो मैंने कहा यार फिर तो ये दोनों पोर्शंस, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन भी इक्वल होने चाहिए। तो आपने कहा जी सर दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए, तो अपॉन स्क्वायरिंग मेरे पास ऐसा आ जाएगा बेटे। और इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो आई थिंक वी कैन कंफर्टेबली सॉल्व, क्योंकि m का वैल्यू इज द ओनली अननोन वी हैव। तो 9 4 जा कितना हो गया? 36। 16 इज इक्वल टू 31 प्लस 31 m स्क्वायर, तो ये आ गया 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 15। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया। एंड आई थिंक m स्क्वायर इज व्हाट वी नीडेड, square of the slope of the line L, that is m square is what we needed. That is 3 is the answer. समझ में आई बात? ये चीज जरा सी भी टफ लग रही है क्या आपको यार? ये मुझे बताना है पहले तो जो बच्चों ने दिमाग के अंदर हवा बना के रखा है ना कोनिक सेक्शंस का, पहले तो उस हव्वे को बाहर निकालो यार। क्वेश्चंस देखो आप कैसे आ रहे हैं कोनिक सेक्शंस के क्वेश्चन। मैंने आपको बोला हुआ है ये फॉर्म आपको याद करनी ही पड़ेगी, कोई चारा नहीं है कि भैया इसके ऊपर अगर एम स्लोप की टेंजेंट लिखनी है तो ऐसे लिखेंगे, इस सर्कल के ऊपर अगर एम स्लोप की टेंजेंट लिखनी है तो ऐसे लिखेंगे। बस ये याद करना है आपको, फिर क्वेश्चन देखो कितना आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। इतना इजी है भैया, इतना इजी है। आगे बढ़ते हैं। लेट x इक्वल टू 4 बी अ डायरेक्ट्रिक्स टू एन एलिप्स whose center is at origin and its eccentricity is half। मैंने कहा ठीक है यार, x इक्वल टू 4 डायरेक्ट्रिक्स है, सेंटर ओरिजिन है और एसेंट्रिसिटी जो है वो हाफ है। अच्छा x इक्वल टू 4 डायरेक्ट्रिक्स है, x इक्वल टू 4 अगर डायरेक्ट्रिक्स है तो मेरा एलिप्स हॉरिजॉन्टली ज्यादा फैला होगा कि वर्टिकली ज्यादा फैला होगा एवरीवन? सर x इक्वल टू 4 डायरेक्ट्रिक्स है अगर और सेंटर ओरिजिन के ऊपर है तो आवर एलिप्स विल बी फ्लैटेंड मोर ऑन टू द एक्स एक्सिस लाइक दिस। मैंने कहा ठीक है, एंड इट्स एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1/2। अच्छा एसेंट्रिसिटी 1/2 है और डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है? a/e। तो मैं यहां से a का वैल्यू बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? यस सर, a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा सर। a का वैल्यू 2 हो गया, तो ये वाला पॉइंट 2,0 और ये वाला पॉइंट -2,0 हो गया। मैंने कहा अच्छा अगर a है और e है
तो क्या आप b का वैल्यू निकाल सकते हो? बच्चे बोलेंगे जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिकॉज ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है। तो ये आ गया 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। तो सर ये आ गया बी स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 3/4, यानी बी इज इक्वल टू √3। मैंने कहा यार ठीक है, चलो b का वैल्यू √3 भी आ गया, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया 0, ये वाला पॉइंट हो गया 0, -3। तो एलिप्स की इक्वेशन तो अब अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। इफ p 1, बीटा where beta is greater than 0 is a point on the ellipse, then the equation of the normal to it at p is going to be what? समझिएगा जरा, अगर मैं आप लोगों के एलिप्स की इक्वेशन पूछूं तो वो होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का वैल्यू 3 आ गया है, इज इक्वल टू 1। ये मेरा एलिप्स हो गया। इस एलिप्स के ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है 1, बीटा लाइज ऑन इट, P विच इज 1, बीटा लाइज ऑन इट। मैंने कहा ठीक है यार, 1, बीटा लाइज ऑन इट। तो 1, बीटा अगर इसके ऊपर लाई करता है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 1/4 प्लस बीटा स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो ये कितना आ गया बेटा? बीटा स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 3/4, यानी बीटा का वैल्यू मेरा आ गया 3/2। राइट है बेटा, बीटा का वैल्यू 3/2 आ गया। तो मैं बोल सकता हूं माई पी पॉइंट इज व्हाट? माई पी पॉइंट इज 1, 3/2। बच्चों ने कहा जी सर ठीक है। मैंने कहा अच्छा, मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू इट एट द पॉइंट P बताओ। मतलब इस P पॉइंट के ऊपर मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी है। तो मैंने कहा यार नॉर्मल की फॉर्म आप लोगों को याद है क्या एलिप्स के लिए? तो नॉर्मल की इक्वेशन एलिप्स के लिए होती है ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का वैल्यू तो हमारे पास 4 है जी, x1 यानी कि x कोऑर्डिनेट ऑफ p यानी कि 1 हो गया, माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास 3 है, y1 का वैल्यू यानी y कोऑर्डिनेट 3/2 है जी हमारे पास, इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि 4 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपकी नॉर्मल आ गई कि नहीं आ गई बच्चों? दिस इज द आंसर। 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 बोले तो D फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। देखेंगे जरा इस क्वेश्चन में कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है जो आपको स्ट्राइक नहीं करेगा? एवरीवन आई वांट टू नो गाइस, क्लियर है कि नहीं सारे के सारे बच्चे? देखिए ये सारे के सारे रीसेंट ईयर्स के प्रॉब्लम्स हैं बच्चों, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहुत साल पुराने क्वेश्चंस करवा रहा हूं। दीज आर ऑल रीसेंट ईयर जेई प्रॉब्लम्स, मतलब 2019, 20, 21 के प्रॉब्लम्स हैं ये। देखिए, और if the coordinates of 2 points A and B are √7, 0 and -√7, 0 respectively, and P is any point on this conic. Okay, what kind of a conic is this? देखेंगे जरा सर, ये तो एलिप्स है। मैंने कहा ठीक है, एंड दैट टू फ्लैटेंड ऑन विच एक्सिस? सर एक्स एक्सिस, बिकॉज ए का वैल्यू इज 4 एंड बी का वैल्यू इज 3। मैंने कहा ठीक है यार, अगर a का वैल्यू इज 4 एंड b का वैल्यू इज 3, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी? बच्चे कहेंगे हाँ सर इसेंट्रिसिटी निकालना क्या बड़ी बात है। तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बोले तो 1 माइनस 9/16। तो E इज इक्वल टू आ गया √7/4। मैं कहूंगा यार अगर मेरा E आ गया √7/4 तो ये A और B पॉइंट्स क्या हैं? कैन यू गाइस टेल मी? A and B points are what? A and B points are what? देखना जरा, A इंटू ई निकालना, A इंटू ई कितना आ रहा है? √7 आ रहा है। यानी डोंट यू थिंक दैट दिस A and B points are nothing but focus only या फोकाइज ओनली? हाँ या ना? सारे के सारे बच्चे फील करेंगे, देखो जरा। और अगर ये मेरे फोकाई ही हैं तो मुझसे क्वेश्चन बोल रहा है पी ए प्लस पी बी कितना होगा, वेर पी इज एनी पॉइंट ऑन द कोनिक। जरा बताना यार। ए एंड बी, देयरफॉर ए एंड बी आर फोकाई ऑफ द एलिप्स।
तो पी ए प्लस पी बी का वैल्यू कितना होगा? रिकॉल करो, आज ही एक प्रॉपर्टी बताई है कि अगर P इज एनी पॉइंट ऑन दी एलिप्स, पहले फोकस से डिस्टेंस प्लस दूसरे फोकस से डिस्टेंस का सम किसके बराबर आता है? पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए, यानी मेजर एक्सेस के लेंथ के बराबर, और वो आ गया 2 इंटू 4, बोले तो 8। दैट्स इट, द क्वेश्चन इज पी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट। जेईई मेंस का रीसेंट ईयर का प्रॉब्लम। Isn't this easy everyone? आप खुद बताइए यार, आप खुद बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। If the point P on this curve, ये कर्व क्या है देखो जरा, तो ये कर्व है x स्क्वायर बाय 5 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। सर एलिप्स है, ओके। इज फारदेस्ट फ्रॉम द पॉइंट दिस। समझिएगा जरा इस चीज को, पहले क्या बोल रहा है कि ये आपका एक एलिप्स है, ऑब्वियसली फ्लैटेंड मोर ऑन टू द एक्स एक्सिस। आपके पास एक पॉइंट है 0,-4। 0,-4 कहाँ होगा? तो ये पॉइंट होगा आपका 0,-2, ये वाला पॉइंट होगा आपका 0,2, ये वाला पॉइंट होगा आपका √5,0, और ये वाला पॉइंट होगा आपका -√5,0। ठीक है, तो 0,-4 क्यू पॉइंट कहाँ होगा? यहां पे कहीं पे। क्या बोल रहा है आपसे? इफ P be the point on the curve this is farthest from the point Q, then PQ का स्क्वायर will be equal to what? मैं आप लोगों को ऑप्शंस भी शो कर देता हूं थोड़े से। ऑप्शंस आप लोगों के लिए हैं 36, 48, 21 और 29। तो आप लोगों को बोला हुआ है that P is any point on this ellipse and Q is this point, then PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? तो समझिएगा जरा, आपको बेसिकली एक पॉइंट P ऑन द एलिप्स चाहिए। तो एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स, कैन यू गाइस टेक इट एज A cos थीटा कॉमा B sin थीटा, यानी √5 cos थीटा कॉमा 2 sin थीटा एवरीवन। और अगर आपके पास P पॉइंट ये है, Q पॉइंट ये है, तो कैन यू राइट डाउन PQ डिस्टेंस फॉर्मूला, और PQ का स्क्वायर क्या आप ऐसा लिख सकते हैं? √5 cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा प्लस 4, या 4 प्लस 2 sin थीटा का होल स्क्वायर एवरीवन। तो ये कितना हो गया? PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 16 प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 16 sin थीटा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू फारदेस्ट पॉइंट, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू आप लोगों के पास आना चाहिए। एवरीवन बताएंगे जरा। देखिए, इस कर्व के ऊपर अनेकों पॉइंट हैं, तो अगर मैं देखूं पी क्यू की डिस्टेंस तो हमेशा चेंज होती जाएगी, हमेशा चेंज होती जाएगी, हमेशा चेंज होती जाएगी, हमेशा चेंज होती। उसमें से पी क्यू फारदेस्ट कब होगा वो अपने को पता करना है, और वो पता करने के बाद अपने को पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू बताना है। तो मैंने सीधे ही पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकाल दिया, और मुझे बताना है कि ये वैल्यू सबसे बड़ा क्या होगा। तो मैंने कहा यार इस 5 cos स्क्वायर थीटा को, सॉरी इस 4 sin स्क्वायर थीटा को, और यहां से 4 cos स्क्वायर थीटा को क्लब कर दूंगा तो वो 4 हो जाएगा। एक cos स्क्वायर थीटा अकेला और बच जाएगा, और यहां पर 16 प्लस 16 sin थीटा, ये तो आ ही जाएगा। तो मैंने कहा यार इसी cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख देता हूं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहां से आई कैन राइट डाउन दिस एक्सप्रेशन एज दिस 21 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 16 sin थीटा, एंड इसका मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट यू हैव टू टेल। इसका मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट यू हैव टू टेल। देखिए, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में सर ने सिखाया होगा, पहली बात। दूसरा, जब आप क्लास 12th पढ़ लेंगे तो और आसानी से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकाल पाएंगे, बिकॉज मैक्सिमा और मिनिमा नाम का एक पूरे का पूरा टॉपिक अपन पढ़ेंगे क्लास 12th के अंदर। तो ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर करना चाहते हो तो यहाँ से भी हो जाएगा, बिकॉज इतना आपको नॉलेज जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, उसके बेसिस पे भी आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पर अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिखना चाहूँ तो सबसे पहले तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, साइन थीटा -8 का होल स्क्वायर। समझिएगा,
यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से आएगा -16 साइन थीटा प्लस 64, तो -64 हो गया, तो मैं यहाँ पे +64 और कर रहा हूँ। देखिएगा ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है क्या एवरीवन? ये दोनों के दोनों एक्सप्रेशंस सेम है क्या एवरीवन? हैव अ लुक एट दिस। ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन सेम है क्या? हमने यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाया है बस, ताकि ये जो दो टर्म्स आ रहे हैं साइन थीटा वाले, ये इस परफेक्ट स्क्वायर के अंदर क्लब हो जाए। एवरीवन क्लैरिटी है? यस, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो फिर इसी चीज को 64 और 21 को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो 85 माइनस दिस पर्टिकुलर थिंग। और अब मुझे बताना है इसका मैक्सिमम वैल्यू। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा जब ये चीज मिनिमम होगा? और ये चीज मिनिमम कितना हो सकता है? सोचेंगे जरा सारे बच्चे। ये चीज मैक्सिमम हो सकता है कितना? 64। और मिनिमम ये चीज कितना हो सकता है? मिनिमम ये चीज हो सकता है 49। सोचेंगे जरा सारे के सारे बच्चे। देखिए मैं बताता हूं। साइन थीटा गोज फ्रॉम -1 से 1, सही बात है जी सर। अगर मैंने हर तरफ -8 कर दिया तो ये हो गया -9, ये हो गया -8 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना? -7। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर करने पर सिंस नेगेटिव नंबर्स आर रिटर्न, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो ये तो आ गया 81, और ये आ गया कितना? 49, और ये आ गया -8 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है जब हम नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर करते हैं। तो वी कैन से कि यार मैक्सिमम वैल्यू, ये ओवरऑल मैक्सिमम चाहिए तो ये मिनिमम चाहिए, बिकॉज इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दिस शुड बी मिनिमम। और ये मिनिमम कितना हो सकता है? 49। तो 85 माइनस 49 बोले तो कितना आ गया? ये 36। 36 शुड बी द करेक्ट आंसर, बोले तो ए इज द करेक्ट। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट लग रहा है यहाँ पर, बाकी अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि किसी को किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखिए, आप एक चीज आपको सर ने जरूर पढ़ाई होगी कि या तो आप क्वाड्रेटिक बना लेते हैं साइन थीटा के अंदर, या क्वाड्रेटिक बना लेते हैं कॉस थीटा के अंदर, या ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, उनकी मदद से आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज लिख पाते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक्सप्रेशन ऐसा आ रहा था, जैसे ही ऐसा आया तो मैंने कहा इसको तो मैं पूरे का पूरा साइन थीटा में बदल सकता हूँ, तो मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। फिर ये क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा बन गई। अब जो भी साइन थीटा वाले दो टर्म्स थे, इनको मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना के क्लब करने की कोशिश करी है, एंड देन आई हैव रिटन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। मेरे ख्याल से ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। अपना जो यहाँ पे पार्ट है वो, ये क्वेश्चन मेजरली वैसे मुझे बोलना ही नहीं चाहिए कि ये एलिप्स का क्वेश्चन है, ये आंसर ही, ये क्वेश्चन ही अपना ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी टेंजेंट ऑन दी। सोचो जरा, ये प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को आज करवाई है। क्या प्रॉपर्टी थी? कि अगर आप लोगों ने किसी भी टेंजेंट के ऊपर, अगर आप लोगों ने किसी भी टेंजेंट के ऊपर, मान लीजिए ये आपकी टेंजेंट है, पहले फोकस से परपेंडिकुलर गिराओगे, दूसरे फोकस से परपेंडिकुलर गिराओगे, तो दोनों का परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट कितना होगा? पी स्क्वायर होगा। याद है? देखिए जरा, सबसे पहले आज ही मैंने आप लोगों को ये प्रॉपर्टी करवाई है, देखिएगा जरा, यहाँ पे नहीं। The product of lengths of this and the feet of these perpendiculars lie on its auxiliary circle। देखिए जरा, मैंने आपको बताया था कि अगर एक टेंजेंट है आपके पास और आप फोकस से परपेंडिकुलर डाल रहे हो, तो P1 इंटू P2 का प्रोडक्ट जो है वो बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों के दोनों फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स कहाँ लाई करेंगे? ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ गया प्रॉपर्टी के ऊपर। देखिए, दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू दैट यू मस्ट रिमेंबर दीस काइंड ऑफ पॉइंट। तो वी नो कि परपेंडिकुलर्स फ्रॉम फोकस, प्रॉपर्टी परपेंडिकुलर्स फ्रॉम फोकस, फ्रॉम फोकाई rather, onto any tangent of ellipse, any tangent of ellipse lies on auxiliary circle, lies on its auxiliary circle, lies on its auxiliary circle,
तो भैया आप मुझे एक बात बताइएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर का वैल्यू 4 है, बी स्क्वायर का वैल्यू 2 है, तो इसका ऑक्सिलरी सर्कल क्या होगा? ऑक्सिलरी सर्कल इज द सर्कल कंसीडरिंग मेजर एक्सिस एज द डायमीटर। यानी यहाँ पर अगर मैं ऑक्सिलरी सर्कल लिखना चाहता हूं तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो वो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब मुझे एक बात बताइए, इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि उसके ऊपर लाई करता है? सी फॉर कैलकाटा। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। जेई मेंस का क्वेश्चन है ये, रिसेंट ईयर का। मैथड 1 हो गया ये आपका। मैथड 2 बता देता हूं। मान लीजिए कि सर हम कभी भूल गए, हमें ना ये प्रॉपर्टी याद ही नहीं रही। अब सर हमें अगर प्रॉपर्टी याद नहीं रही फिर भी तो हमें ये क्वेश्चन करना रहेगा। मैं कहूंगा हाँ यार करना तो रहेगा। तो फिर क्या करें? फिर वही करें, टेंजेंट की इक्वेशन लिखें पहले तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखें किसी पॉइंट के ऊपर ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा के ऊपर, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखें 2 कॉस थीटा कॉमा √2 साइन थीटा। तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख देंगे t इज इक्वल टू 0 से। तो t इज इक्वल टू 0 से टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे तो ये आ गया x cos थीटा बाई 2, ये आ जाएगा y इंटू साइन थीटा बाई √2 इज इक्वल टू 1। अब इस टेंजेंट के ऊपर अपन क्या करेंगे? फोकस से परपेंडिकुलर गिराएंगे, तो इस टेंजेंट का स्लोप मैं देखूंगा। फिर मैं जो परपेंडिकुलर गिराएंगे अपन फोकस से उसका स्लोप और देखेंगे, ठीक है, -1 अपॉन दिस करके। लेकिन लेंथ ही जाएगा, आपको समझ में आ रही होगी ये बात, राइट? एवरीवन फील आ रही है सारे के सारे बच्चों को कि नहीं आ रही है? मुझे बताओ यार, क्लियर है ना? तो हो तो जाएगा, लेकिन यार आप सोचो प्रूव करने जाओगे आप खामखा पागल हो जाओगे, ठीक है? तो देखिए मैं भले आपको थोड़ा सा करके भी बता देता हूँ। तो मान लीजिए ये वाला पॉइंट ही मैं ले लेता हूँ, है ना, ये वाला पॉइंट ही मैं ले लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पे आप ये तो फील कर ही सकते हो कि मेजोरिटी ऑफ द ऑप्शंस आर लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट। मेजोरिटी ऑफ द ऑप्शंस आर लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो मैं ये वाला फोकस ले रहा हूँ -AE,0। -AE,0 से अगर मैं एक परपेंडिकुलर गिरा रहा हूं तो मुझे बेसिकली ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना है बस। इसका इक्वेशन टेंजेंट का तो मैंने निकाल लिया, ये रहा। अब ये मैंने अगर निकाल लिया है, ये मैंने अगर निकाल लिया है तो मुझे अब क्या करना है? इसका स्लोप पता लग जाएगा। कैसे? इसका स्लोप जो है वो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू 1/√2, ठीक है? तो इसका हो जाएगा कितना? √2 अपॉन -1 अपॉन करके इसका स्लोप आ जाएगा। इस पॉइंट फोकस से पास करेगी तो ये लाइन भी आ जाएगी, ये लाइन और ये लाइन कहाँ मीट करेगी? तो पॉइंट अपना आ जाएगा ना, तो वहां से भी अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रही है बात सारे के सारे बच्चों को? यस, लोकस आ जाएगा सीधे का सीधा, और लोकस आने के बाद लोकस ये आएगा आपका, और लोकस अगर ये आएगा तो आपका आंसर सी फॉर कैलकाटा हो जाएगा। तो देखिए प्रॉपर्टी से सीधे हो रहा है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। If the normal at any point of a latest rectum of an ellipse passes through an extremity of the minor axis, सेम क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। देखिएगा जरा, अगर आप लोगों को ये बोला हुआ है कि भैया ये मेरी लेटेस्ट रेक्टम है, तो लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता ही है, AE², B²/A, और ये वाला होता है AE, -B²/A। तो आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपने इस पॉइंट के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ किया। अगर यहाँ पे आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये नॉर्मल माइनर एक्सिस के इस एंड पॉइंट से पास होगी, तो माइनर एक्सिस का ये वाला एंड पॉइंट 0, -B हो गया। तो नॉर्मल का इक्वेशन लिख देते हैं हम सबसे पहले। तो नॉर्मल एट x1, y1, और x1, y1 के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हमको दिए हुए हैं AE, B²/A। तो मैंने कहा यार अगर हम नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे एट दिस पॉइंट तो वो होता है A²x अपॉन x1 यानी AE माइनस B²y अपॉन y1 यानी B²/A इज इक्वल टू A² माइनस B²। तो ये इक्वेशन मेरा कितना आ गया? ये इक्वेशन मेरा आ गया दिस। अब दिस इज पासिंग थ्रू 0, -B। अगर ये 0, -B से पास कर रहा है तो x के जगह पे तो डाल दिया 0 और y के जगह पे डाल दिया -B, तो ये मेरे पास कुछ ऐसा आ गया बेटे। मैंने कहा ठीक है, इसको रख लो, पहली बात। आगे बढ़ते हैं।
मैंने कहा यार अब अगर मैं इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला देखता हूं इस एलिप्स के लिए तो वो होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो मेरे को पता है यार, क्या मेरे को पता है कि ई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मैंने कहा यार यहां पे मैं ई स्क्वायर ए स्क्वायर पुट कर देता हूं। अच्छा, द मोमेंट मैं ये करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, a इंटू बी इज इक्वल टू ई स्क्वायर ए स्क्वायर। तो मैंने कहा यार अगर ये आ गया तो a से a उड़ गया, तो ये आया b बाई ए इज इक्वल टू ई स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है यार, अब इसी चीज को अगर मैं यहां पे पुट कर दूंगा तो डोंट यू थिंक कि ये वाली जो चीज है मेरे पास आ जाएगी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कितना, ई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ दिखाई दिया, बिकॉज द एंटायर इक्वेशन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ई। द प्रॉब्लम इज डन। C for Calcutta is the correct answer. Have a look at this. ऐसी कोई भी चीज है जो आप लोगों को नहीं बताई गई है या आप नहीं कर सकते तो देख लो यार। आगे बढ़ते हैं। If 3x plus 4y is equal to 12 root 2 is a tangent to this ellipse. मैंने कहा यार अगर मुझे इसकी टेंजेंट लिखनी है तो y is equal to mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे करके लिखेंगे। बच्चों ने कहा जी सर। मैंने कहा ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन को भी इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 3x बाई 4 प्लस 12 अपॉन 4 रूट 2। 12 अपॉन 4 रूट को बाय द वे आप लिख सकते हैं 3 रूट 2। तो आप वैल्यूज कंपेयर कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर करिए तो अल्टीमेटली बातें तो दोनों सेम सेम ही है। m का वैल्यू हो गया माइनस 3/4 और ये जो वैल्यू है 3 रूट 2, ये वैल्यू हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस माइनस भी ले लो रेदर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे और m का वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको नहीं लगता a का वैल्यू आ जाएगा। तो यहां पे हो गया 18 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 9/16 प्लस 9, तो ये 9 9 कट जाएगा तो a इज इक्वल टू 4 आ रहा है। एंड इफ a इज इक्वल टू 4 इज कमिंग किड्स, तो a इज इक्वल टू 4 इज देयर, p इज इक्वल टू 3 इज देयर, a इज इक्वल टू 4 हम ले आए, p इज इक्वल टू 3 हमें गिवन है। तो आप इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अगर करेंगे तो ये 1 माइनस 9 बाई कितना 16, यानी कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू 7/16 बोले तो ई इज इक्वल टू रूट 7/4 आ जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ द एलिप्स क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होता है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई होता है 2AE। तो ये आ गया 2 इंटू ए कितना है 4 और इसेंट्रिसिटी कितना है रूट 7/4, तो 2 रूट 7 इज द आंसर। देख लो जरा, एक भी प्रॉब्लम अगर आपको ऐसा लगा हो कि भैया यार कैसा प्रॉब्लम था तो आप मुझे बताइए यार, सारे के सारे प्रॉब्लम्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ या ना। और ये सारे के सारे रिसेंट ईयर के प्रॉब्लम्स है भैया, क्योंकि आपको पता है अब जेई जो है वो ज्यादा बार होने लग गया है ना। समझ में आई आप लोगों को बात, जितना भी मैंने आप लोगों को आज प्रॉब्लम्स करवाए हैं वो सारे या तो 2019 के क्वेश्चन थे या 2020 के क्वेश्चन थे या 2021 के क्वेश्चन थे। कितना लड्डू है आप खुद देखिए यार, मतलब बोलने की बात ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे ना अननेसेसरीली, देखिए एक तो क्या होता है, एक चीज बताता हूं मैं, बच्चे कहाँ गड़बड़ करते हैं, बच्चे गड़बड़ यहाँ करते हैं जेई मेंस और जेई एडवांस्ड का सिलेबस में बाइफरकेट नहीं कर पाते, है ना। ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ रहती है। क्यों रहती है, बिकॉज जब कोचिंग वाले पढ़ा रहे होते हैं या कहीं पे भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो टीचर उसको क्लासीफाई करके बताते ही नहीं है कि बेटा ये जेई मेंस का पार्ट है, ये जेई एडवांस का पार्ट है। तो बच्चा सोचता है कि भैया जो है वो पढ़ना ही है मेरे को, है ना। बच्चा सोचता है यार क्यों अलग अलग पढ़ूं। अब देखिए क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जेई मेंस की ही तैयारी करना चाह रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो जेई एडवांस वाली चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। दूसरा क्या होता है कि किसी बच्चे को तो पता ही नहीं है कि सर मतलब पहले मेंस में अच्छा कर लूं, है ना, मेंस में अच्छा कर लिया तो एडवांस भी आपका अच्छा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेंस के लिए फर्स्ट आपका पहला पड़ाव है मेंस, ठीक है। तो आपको पहले इजी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भैया ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं, यू मस्ट नो दिस। और बच्चों को यही पता नहीं चल पाता। तो इट इज वेरी इसेंशियल दैट
आप अपने टॉपिक का कमांड है ना, देखिए आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा तो एक फितरत होती है बच्चों की, है ना, मतलब मान लीजिए 10 में से अगर अपने किसी ने भी सवाल दे दिया, किसी ने भी सवाल दे दिया, तो 10 में से किसी ने रैंडम क्वेश्चन दे दिए, तो भैया 10 में से मैंने मान लीजिए अगर 6 ही कर पाए, 4 क्वेश्चन अगर नहीं हुए तो बच्चे सोचने लगते हैं अरे यार मेरा तो ये टॉपिक बहुत वीक। मैं कहता हूँ देखिए रैंडम क्वेश्चन से कभी भी अपने टॉपिक की स्ट्रेंथ को जज मत करिए। रैंडम क्वेश्चंस से कभी भी अपने टॉपिक, अपने जो पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर कितना आपका स्ट्रेंथ है उसको कंपेयर मत करिए, रादर कंपेयर इट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, बिकॉज आपको अल्टीमेटली उसके अंदर ढलना है ना, आपको उसके अंदर ढलना है। आपको ये नहीं है कि भैया पीएचडी कर लेनी है, मतलब है ना, मतलब यार देखो फिर तो अंत ही नहीं है किसी सवाल का, है ना। आपको जेई मेंस के, जेई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अराउंड सबसे पहले सीमित रहना है, क्योंकि वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ना। ये चीज आप समझ जाइए, जितने जल्दी आप ये चीज समझ जाएंगे ना उतना आपका ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि देखिए पढ़ने को बहुत कुछ है, फिर आप कुछ भी पढ़ लो फिर, है ना। फिर मतलब भैया क्वेश्चंस तो देखिए, क्वेश्चंस आर अनलिमिटेड, कॉन्सेप्ट्स आर लिमिटेड, सिंपल सी बात यह है, कॉन्सेप्ट्स आर लिमिटेड, क्वेश्चंस आर अनलिमिटेड। आप जितने भी क्वेश्चन कर सकते हो करते रहो करते रहो करते रहो, क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो वो आपके एग्जामिनेशन से रिलेवेंट है, वो वाले करो, तो अल्टीमेटली तो अपने को जेई का एग्जाम फोड़ना है ना, तो मस्ट सॉल्व फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। बिफोर डूइंग एनी अदर मटेरियल मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सबसे, राइट। और ये देखिए यार, ये सारे के सारे क्वेश्चन, मैंने जितने भी क्वेश्चन आज आप लोगों को करवाए हैं, दे आर ऑल रीसेंट ईयर जेई के क्वेश्चन। और यहाँ से आपको एक ट्रेंड पता चल रहा होगा कि भैया कोनिक्स के अंदर कुछ भी तो नहीं है, तो इस टॉपिक को हवा बना के रखा है यार। तो अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू चेंज योर साइकोलॉजी फर्स्ट, है ना। इफ यू वांट टू विन, तो फर्स्ट यू हैव टू ब्रिंग विनर्स एटीट्यूड, मतलब भैया बाकी सारी चीजें बाद में आती है, लेकिन अगर जीतना है ना तो सबसे पहले तो जीतने का एटीट्यूड आता है, वो जीतने का एटीट्यूड अपने अंदर लेके आओ, बिकॉज कुछ मुश्किल नहीं है। या मैं तो ये तक बोलता हूँ कि भैया अगर मैं इस एग्जामिनेशन क्रैक कर सकता हूँ तो भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं तो इतनी मेहनत भी नहीं करता था यार, सच बताऊं तो अपनी, जब मैंने कर लिया ना तो मतलब मेरा तो विश्वास है कि आप भी कर। अब देखिए कितने सारे बच्चे हैं ना, सारे बहुत सारे बच्चे इन बातों को सुनेंगे भी, है ना, लेकिन देखिए जो कंसिस्टेंसी रखेगा उसका गेम हो। अब 2 घंटे भी पढ़ रहे हो, 3 घंटे भी पढ़ रहे हो, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर पढ़ रहे हो ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता जेई के। अच्छा अब उसका मतलब ये नहीं कि 3 घंटे में सर मैंने तो 2 सवाल किए, है ना, फिर वो नहीं होना चाहिए। अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 घंटे के अंदर सर मैंने 10 सवाल किए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 घंटे पढ़ रहे हो, कोई उससे उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितनी क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हो, नॉट क्वांटिटेटिव। बहुत से बच्चे ऐसे होते थे, जैसे मैं खुद कोटा के अंदर मैंने पढ़ाई करी है ना, तो मेरे मैं जिस पीजी के अंदर रहता था, तो बच्चे वहाँ पे 18-18 घंटे पढ़ते थे भाई साहब। कभी कभी तो मुझे कॉम्प्लेक्स हो जाता था कि भाई साहब मैं तो इतना पढ़ता भी नहीं हूँ। ठीक है, तो मेरे एक सीनियर थे, मेरे घर के पास में ही रहते थे वो, मतलब मेरे फ्लैट के पास में ही रहते थे। तो फ्लैट तो क्या मतलब खोली थी एक ठीक है हाँ, सीढ़ियों पे घर बना रखा था भाई साहब उन्होंने। चलो खैर ठीक है, मतलब सीढ़ियों पे कमरा बना रखा था, चलिए खैर वो तो ठीक है। तो क्या हुआ कि मतलब वो मेरे से सीनियर थे, तो स्टार्टिंग में जब जाते हैं तो थोड़ा सा यूँ होता है, तो मैंने उनसे पूछा भैया कैसे पढ़ाई करते हो आप, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पढ़ाई करते थे। क्या भैया मुझे भी बताओ यार कैसे पढ़ाई करते हो आप, ये वो। तो भैया बोले कि यार नहीं नहीं अरविंद करो, अभी तो तुम नए नए आए हो, ये वो, ठीक है क्या। लग गए हम दुनिया में मदमस्त, वो अपनी दुनिया में मदमस्त। तो वो क्या रात को पढ़ते थे, मतलब 18 घंटे पढ़ेगा आदमी तो रात में भी पढ़ेगा। मेरी क्या आदत थी कि मैं मतलब बेड पे ही पढ़ाई किया करता था बचपन से। मेरे को बेड पे ही पढ़ाई होती है, मैं टेबल चेयर पे बैठ के कभी पढ़ाई नहीं किया आज दिन तक, इतिहास गवाह है। मैं टेबल चेयर पे बैठ के आज दिन तक कभी पढ़ाई नहीं किया। तो मैं क्या किताबों के साथ में, मतलब मेरी बेड पे ही किताबें फैली हुई रहती थी, और मैं 2 घंटे 3 घंटे जब भी पढ़े अपन पढ़ लिए, जब मूड हुआ, जब जब किताब हाथ लग गई पढ़ लिए, और फिर वहीं पे सो गए। किताबें भी पढ़ी होती थी भाई साहब। इस तरीके से मैं अपने जेई के दिनों में रहता था। तो वो आते थे भैया ना, खिड़की खुलती थी मेरी, और खिड़की से ही देखते थे, वो मेन गेट से कभी नहीं देखते थे। ठीक है, अरविंद क्या कर रहा है, लाइट जल रही है अभी तक, तो अरविंद तो फैला पड़ा हुआ है भाई साहब बिस्तर के ऊपर, ठीक है, सो गया मतलब। तो वो सोचते थे यार ये तो नाकारा है, ठीक है, तो वो उन्होंने मुझे ऐसे जज कर लिया। मैंने कहा यार ठीक है भैया, अगर ऐसे ही समझते हैं तो कोई बात नहीं। हमारे टेस्ट हुए, कॉमन टेस्ट भी हुए है ना,
मतलब उनका भी यूं था कि उनका 11th कंप्लीट हो चुका था, 12th चल रहा था, 12th भी ऑलमोस्ट आधा हो चुका था, तो फिर कॉमन टेस्ट होने लगे कि यार 12th वाले बच्चों को भी 11th का पूरा पोर्शन जो है वो टेस्ट देना चाहिए। तो वो हमारे टेस्ट भी लिख रहे थे उस टाइम पे, तो उनसे ज़्यादा मेरे नंबर आए। तो वो चौंक गए कि भाई साहब ये आदमी तो सोता रहता है दिन भर, इसके कैसे ज़्यादा नंबर आ गए। तो वो मुझसे पूछने लग गए यार अरविंद भाई स्ट्रैटेजी बताओ। तो फिर मैंने उनको यही बताया, मैंने कहा देखो भैया ना, आप कुछ ओवर ओवर ही पढ़ रहे हो, है ना, और आप इतने स्ट्रेस के अंदर रह रहे हो कि आप अपना बेस्ट लेके नहीं आ पा रहे हो। और दूसरी बात, आप मतलब ना वो घिसाई बहुत ज्यादा कर रहे हो। आप घिसाई कम करिए, लेकिन चीजों को दिमाग के अंदर बिठाने पे ज्यादा ध्यान दीजिए, है ना। देखिए कई बारी क्या होता है, हम बस लिख रहे होते हैं, जैसे असाइनमेंट्स हम लोग कंप्लीट कर रहे होते हैं ना, असाइनमेंट्स हम लोग कंप्लीट कर रहे होते हैं, लेकिन असाइनमेंट में लिखा क्या है वास्तविकता में ये नहीं पता चलता है। जैसे मान लीजिए कि आपको बोला कि कल जो है वो साइंस के प्रैक्टिकल की फाइल जमा करवानी है, तो आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान बस वहां छपाई के अंदर है, आपका ध्यान उस चीज को समझने में है ही नहीं। क्यों? आपके दिमाग में चल रहा है भैया छापना है, छापना है, छापना है, छापना है, टीचर को देना है, टीचर को देना, वहां थॉट अलग है। लेकिन जेई की तैयारी जब हम कर रहे हैं ना, तो जेई की तैयारी में हमको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो एक लेवल के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि भैया मतलब कोई मतलब सर फिर तो 2 क्वेश्चन ही कर लूँ, नहीं, उससे वो नहीं। लेकिन तकरीबन अगर आपने हर चैप्टर के 100 क्वेश्चंस कर लिए तकरीबन, इससे ज्यादा तो मतलब ही नहीं है। अगर आपने 100 क्वेश्चंस कर लिए ना, तो फिर आप भले ही 100 क्वेश्चन कर लो उस चैप्टर के, या भले ही 200 कर लो, 250 कर लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही है आपको बात? 100 करो या 250 क्वेश्चन भी करो एक चैप्टर के, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपको उन उस चैप्टर के अंदर बस अब कॉन्सेप्ट के ऊपर कमांड बनाना है। कॉन्सेप्ट के ऊपर कमांड बनाने का क्या मतलब? आपको एक तो पूरे का पूरा चैप्टर का फ्लो पता होना चाहिए। चैप्टर का फ्लो बोले तो थ्योरी, जैसे मैंने आप लोगों को जितनी भी थ्योरी पढ़ाई है, आप क्या करिए, A4 साइज की शीट लीजिए, पूरे का पूरा एलिप्स जो चैप्टर है वो 2 पेज 2 साइड के अंदर कंप्लीट कर दीजिए। जितना छोटा आप लिखोगे ना, जितने कम पेज के अंदर आप कंसाइज करोगे, केवल फॉर्मूलाज को बोल रहा हूँ, केवल फॉर्मूलाज और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है, वो आप लोगों को वहां से कर लेने और उनको समझना है। उनको समझना है कि भैया हाँ ऐसा होता है। जैसे मैंने आप लोगों को समझाया आज, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब बता रहा था, क्या बता रहा था कि यार ये P1 होगा, ये P2 होगा, फोकस से टेंजेंट के ऊपर डाला तो P1 इंटू P2 B स्क्वायर होगा, ये दोनों के दोनों जो है ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर लाए करेंगे, ये रिजल्ट है। यू मस्ट रिमेंबर दिस। समझ में आ रही है बात? अब यार इसमें बहुत सारे बच्चे, हो सकता है मेरा ये वीडियो का क्लिपिंग काट के यूट्यूब के ऊपर डाल दे कि देखो यार ये टीचर तो रटवाता है। तो देखो यार बेटा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द रूल। इस गेम का रूल समझना पड़ेगा आपको। अगर आपको जेई का एग्जामिनेशन निकालना है ना, तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द रूल ऑफ दिस गेम, एंड द रूल ऑफ दिस गेम इज कि यू विल हैव अल्टीमेटली 180 मिनट्स इन योर एग्जामिनेशन। आपके पास 180 मिनट होंगे अपने एग्जामिनेशन, और उस 180 मिनट के अंदर ही आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों के तीनों सॉल्व करने। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, मैथमेटिक्स का पोर्शन सबसे ज्यादा टाइम लेगा, ये गारंटी है। ये मैं लिख के देता हूं आपको, मैथमेटिक्स का पोर्शन सबसे ज्यादा टाइम लेगा एग्जाम के अंदर आपका। फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत जल्दी हो जाएगी। केमिस्ट्री तो चलो मैं मान के चलता हूं कि अच्छा अगर बंदे ने पढ़ रखा है तो वो 40 मिनट के अंदर अंदर पूरा केमिस्ट्री का पेपर कर जाएगा, पूरा केमिस्ट्री का पेपर कर जाएगा। फिजिक्स का पेपर उसके लिए 1 घंटा मान लो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, और फिर 1 घंटा 20 मिनट जो बचते हैं वो आपको मैथ्स देना है। और ये मैं ये भी बोलता हूँ कि 1 घंटे 20 मिनट के अंदर भी आप पूरे का पूरा मैथ्स का पेपर सॉल्व नहीं कर पाओ, एक आधा क्वेश्चन तो छूट ही जाएगा, भले ही आपको सब आता भी है तो, ठीक है। ये मेजॉरिटी ऑफ द किड्स, मेजॉरिटी मींस 99.99% के बारे में बता, दिस विल हैपन। So try to understand this thing कि the more results you're gonna remember and the more you remember how to apply them, the more easier it is going to be for you. सिंपल सी बात यही है, समझ में आ रही है बात? जो चीजें देखिए, गेम जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, तो क्या होता है, टपका खा के भी बॉल अगर बाउंड्री के बाहर चली जाए तो चौका होता है। समझ में आ रही है बात? लेकिन टेनिस के अंदर ऐसा नहीं चलता। टेनिस के अंदर अपने कोर्ट में टपका नहीं खानी चाहिए बॉल, क्रिकेट में कहीं पे भी खाए चलता है, राइट। हर गेम के अपने अपने रूल होते हैं। इस गेम का रूल ये कहता है कि भैया आपको मैक्सिमम स्कोर करना है इन दोज लिमिटेड 3 आवर्स। और वो कैसे कर पाओगे आप? जो मैं चीजें और भी टीचर्स जो आपको लगते, लेकिन you will have to remember the things as well, you will have to remember the results as well, and you will have to work accordingly. जब भी पढ़ाई कर रहे हैं शिद्दत के साथ पढ़ाई करनी। नहीं पढ़ाई करने का मन है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ाई किया चिल मारा, लेकिन जब भी पढ़ाई करनी है तो दबा के पढ़ाई कर। क्यों?
अपना भविष्य बनाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, हम किसी और के लिए नहीं कर रहे। अपने लिए इतना तो कर सकते हैं ना यार, अपने लिए इतना नहीं करेंगे तो कौन करेगा यार। है अपनी जिंदगी अपने को बनानी, और 21st सेंचुरी तो इंडियन ओशन की है। द टू बिगेस्ट इकोनॉमीज इंडिया एंड चाइना आर गोइंग टू लीड दिस वर्ल्ड। तो इंडिया को पीछे रखना अफोर्ड नहीं कर सकते भाई साहब, नहीं कर सकते। और फ्यूचर देखिए, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर अच्छा कर रहे हो तो आप अपने लिए तो अच्छा कर ही रहे हो, वो तो ठीक ही है चलो, लेकिन आप समाज के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हो, देश के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हो। आप अपने समाज के अंदर एक एग्जाम्पल बन रहे हो, सोसाइटी के अंदर एक एग्जाम्पल बन रहे हो। पीपल विल आइडियलाइज यू इफ यू गो इनटू टॉप मोस्ट कॉलेजेस ऑफ दिस कंट्री। आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड, मैं एक गांव से आता हूँ जहाँ पे इनफैक्ट कोई इंजीनियर भी नहीं था मुझसे पहले, ठीक है। आई वॉज द फर्स्ट इंजीनियर एंड दैट टू फ्रॉम IIT। व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड इनटू IIT, तो मेरे गांव वाले को पता ही नहीं था कि IIT क्या होती है, तो वो सोचते थे ITI। वो बोलते थे अरे यार ये तो यहीं से कर लेता, इतना दूर क्यों गया करने के लिए। मैं बोलता कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ मैंने कहा दूर से ही कर लेता हूँ। तो आई कम फ्रॉम सच अ बैकग्राउंड, तो जब मैंने किया तो पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग मी माय नेबरहुड, है ना, और एंड दे आल्सो वर्कड हार्ड फॉर इट। तो नाउ टुडे आई आई हैव सीन तकरीबन 8 IITians तो हमारे वहाँ से बन गए हैं, है ना। मतलब एक छोटी सी लोकेलिटी है, तकरीबन आप मान के चलो 200 घर होंगे, वहाँ से 8 IITians तो बन गए। तो वो कर सकते हैं। तो यार देखिए ये सारा एटीट्यूड का गेम है। पहले आप बात करो, है ना, पहले के उसके अंदर क्या होता था, पहले के जो मैचेस होते थे उसमें भैया, मतलब 60 ओवर के ODIs होते थे, अगर आपको नहीं पता हो तो। वनडे क्रिकेट के अंदर भी 60-60 ओवर के मैचेस होते थे भाई साहब, 200 रन नहीं बना पाती थी टीम। आज 20 ओवर में 200 रन बना सकते हैं। तो वो एटीट्यूड चेंज हो गया है, समझ में आ रही है। एटीट्यूड एटीट्यूड डिफाइंस एल्टीट्यूड, तो वो चेंज करिए यार, है ना। और देखिए रिजल्ट से दिल मत लगाइए। मैं आपसे एक चीज कहूंगा बेटा, रिजल्ट के बारे में सोच के कभी पढ़ाई मत करो, है ना। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो क्या होता है कि 10th में तो भर भर के परसेंटेज लेके आते हैं भैया, 95%, 96%, भर भर के परसेंटेज आ रहे हैं। फिर 11th में आते हैं, जेई की तैयारी करते हैं, है ना, करनी भी चाहिए। तो जेई की तैयारी करते हैं तो परसेंटेज कम हो जाते हैं, ठीक है। अब परसेंटेज कम हो जाते हैं तो डीमोरलाइज हो जाते हैं। अब डीमोरलाइज हो जाते हैं तो यार देखिए वहां पे क्या होता है, फिर वो बैकलॉग्स क्रिएट होना और वो साइकिल शुरू हो जाती है ना। वो बैकलॉग्स इसीलिए क्रिएट होते हैं क्योंकि मजा नहीं आ रहा होता। मजा क्यों नहीं आ रहा होता? क्योंकि नंबर कम आ रहे होते हैं। और भैया पहली बात तो जेई के अंदर इतने नंबर नहीं आते, किसी के ऐसे नंबर नहीं आते कि यार किसी के 95% नंबर आ गए, नहीं, परसेंटाइल आते हैं। परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि आप इतने परसेंट लोगों से आगे हो। परसेंटाइल का मतलब ये नहीं है कि आपके इतने परसेंटेज आए हैं, ठीक है। तो वो वाली चीज है। और दूसरी बात समझिए जरा, जेई एडवांस के अंदर तो आप 50%, तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, आपको बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी 50% पे। 50% मार्क्स के ऊपर बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी आपकी जेई एडवांस के अंदर। IIT टॉप IIT मिल जाएंगे आपको। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, है ना। और दूसरी बात ये कि बिना रिजल्ट से दिल लगाए अगर आपने मेहनत करना सीख लिया ना, प्रोसेस, क्योंकि वो एक गाना है ना यार, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। ये सफर बहुत खूबसूरत है, मंजिल तो ठीक है चलो यार। कल को तुम IIT पहुंच जाओगे, है ना, फिर तुमको लगेगा अरे यार क्या है। वो तो वही होते हैं ना, जैसे कि अगर तुम्हारी मम्मी रोज तुमको गुलाब जामुन खिलाए तो भैया थोड़े दिन हो सकता है तुमको मजा आ रही है और गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन, एक दिन पे तो बोर हो ही जाओगे, बोलोगे यार क्या यार रोज यही गुलाब जामुन खा रहा हूँ। तो IIT भी अभी तुम्हारा हो सकता है ड्रीम है, जिस दिन हो जाएगा ना, थोड़े दिन ठीक रहेगा, फिर थोड़े दिन बाद तुम बोलोगे अरे यार क्या यार IIT का एग्जाम ही तो निकाला। समझ में आ रही है बात। लेकिन इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कभी भी रिजल्ट को फोकस मत करिए, क्योंकि रिजल्ट जो भी होगा ना वो टेम्पररी खुशी देगा आपको। रिजल्ट आपको हमेशा टेम्पररी खुशी देगा, कुछ दिन के लिए रहेगी फिर चले जाएगी। तो रिजल्ट से कई गुना इंपॉर्टेंट ये है कि भैया प्रोसेस, इस प्रोसेस को एंजॉय करिए। बिकॉज जिस किसी ने इस टाइम के ऊपर अच्छे से मेहनत करना सीख लिया विदाउट वरिंग अबाउट द रिजल्ट, मैं बोलता हूँ लाइफ में वो गारंटीड एक सक्सेसफुल इंसान। बिकॉज ये बहुत नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, आप जरा समझिएगा कि बहुत नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान कर लेते हैं। दिमाग के अंदर 100 चीजें चल रही होगी, अच्छा ये होगा तो क्या होगा, अच्छा ये नहीं होगा तो क्या होगा, अच्छा वो लड़की अगर मुझे मना कर देगी तो मेरी क्लास के अंदर बेइज्जती हो जाएगी। है ना, ऐसा होता है बहुत, मतलब कुछ भी सोचते सोचते जा रहे हैं ना, कुछ भी सोचते जा रहे हैं, मतलब दिमाग हमारा रुकता ही नहीं है, चीजों को बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, बहुत ज्यादा। और प्रॉब्लम वहीं पे होती है, देखिए प्रॉब्लम वहीं पे होती है जब हम ओवर थिंक कर रहे होते हैं। तो रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, मैं आपसे यही कहूंगा किसी भी चीज को करिए शिद्दत के साथ करिए, दिल लगा के करिए, ठीक है। क्योंकि ये रिजल्ट टेम्पररी खुशी देगा आपको, पर प्रोसेस आपको जिंदगी भर खुशी देगा, राइट। और देखिए यार अभी ये शार्क टैंक इंडिया भी चल रहा है,
तो आप लोगों को पता भी है कि यार हम मतलब एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि यार इंडियंस का एटीट्यूड चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ शोज। तो इंडिया को आगे लेके जाना है, ये तो सिंपल सी बात है। तो आप लोग ये तो पढ़ ही रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने दिमाग को खुला भी रखो यार, आप अपने दिमाग को खुला रखो, बिकॉज है ना, दिमाग खुला रहेगा उतना बहुत बढ़िया है। ये नहीं कि अपन किताबी कीड़े ही बन के रह जाएं। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, जब पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं, जब पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए भाई साहब अपने को। और जब दूसरी चीजें कर रहे हैं तो पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना, है ना, मतलब बी इन द मोमेंट, बी इन दैट मोमेंट। ठीक है, तो हर चीज करो, एंजॉय करो लाइफ को, बिकॉज ये लाइफ आपको एक बार मिली है, जितना भी कमाना है इस एक लाइफ में ही कमाना है। और कमाना केवल पैसा नहीं होता, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें कमाई। चलिए, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप रॉकिंग, कीप एंजॉइंग, लेट्स मेक मोस्ट आउट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।